वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज सुबह से ही बहुत सारे फ़ोन्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरा बीपीएससी में हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये सुन कर के बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और हम चाहते हैं कि जिन जिन लोगों के भी सिलेक्शन हो चुके हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और आने वाले जो इस एग्ज़ाम में जिनके नहीं हुआ है या जो लोग नए हैं और वो इस बार के एग्ज़ाम में वो चाहते हैं कि एक सीट उनकी हो जाए, तो उन सभी के लिए एक संदेश है कि आप लोग बिल्कुल ही अपनी तैयारी पे लग जाइए। और अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल ही हमारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं और हमारे साथ तैयारी करके एक सीट अपनी पक्की करिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यह है डेमो 4। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन का अर्थ है। पुस्तपालन का क्या मतलब है ना, अकाउंटेंसी का बेसिक सा क्वेश्चन है। और आप अगर देखेंगे जो एग्जाम्स हुए हैं इनके, देखिए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, बस आपको समझ होनी चाहिए उनके आंसर देने के लिए। आप पूरे पेपर में चाहे आप बिजनेस स्टडीज़ का उठाइए, ईपीएस का उठा लीजिए या अकाउंटेंसी का, तो कोई पेपर बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता। हाँ, लेकिन आपने गो थ्रू किया हो, पूरा पढ़ाई कायदे से किया हो, रिवीजन किया हो और हर एक टॉपिक को आपने कवर किया हो, ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ में टेस्ट सीरीज आपने ज़रूर सॉल्व करी हो, है ना। जैसा कि हमारे यहाँ की जो कोर्सेज आप देखेंगे तो कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज मौजूद थे और टेस्ट सीरीज से मिलते जुलते हूबहू क्वेश्चन आए जिन्होंने एग्जाम में कमाल का काम किया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन का अर्थ है बुक कीपिंग मीन्स। ऑप्शन देखिए, ए पुस्तकों को रखना, बी पुस्तकों में लिखना, रिकॉर्डिंग इन बुक्स, सी है पुस्तकों में व्यावसायिक लेन देनों को लिखना, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए जैसा कि पुस्तपालन का अर्थ है, पुस्तपालन का बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पर देखिए पुस्तकों में व्यावसायिक लेन देनों को लिखना राइट आंसर होगा। सिर्फ पुस्तकों को रखना या पुस्तकों में लिखना नहीं होगा, पुस्तकों में व्यावसायिक लेन देनों को लिखना, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखांकन की विशेषताएं हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग क्या है? कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ए अभिलेखन है, रिकॉर्डिंग, बी वर्गीकरण करना, क्लासीफाइंग, सी सारांश तैयार करना, समराइजिंग, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो इन 5 ऑप्शंस वाले जो भी क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाए, इनसे आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपने तर्क का यूज करें। कैसे देखिए, अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग भी होती है। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? जर्नल एंट्रीज जब रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल करते हैं तो रिकॉर्डिंग हो जाती है या सब्सिडियरी बुक बनाते हैं। फिर क्लासीफाई कैसे करते हैं? लेजर बनाते हैं। समराइज कैसे करते हैं? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और इसमें इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग भी होता है जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं। तो ये उपरयुक्त जो तीनों ऑप्शन है ना, ये तीनों ही विशेषताएं हैं। तो जाहिर सी बात है हम यही लिखेंगे कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, मतलब ये एक से ज्यादा ऑप्शन कवर कर रहा है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू दायित्व है, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड। चालू दायित्व क्या होता है? तो देखिए, करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर में पे करनी होती है एक बिजनेसमैन को, तो उसे क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटीज कहते हैं। 1 ईयर के अंदर में पे करनी होती है। यहाँ पर देखिए देय विपत्र, तो बिल्स पेबल है जो कि 1 साल के अंदर ही पे करनी होती है। लेनदार, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी 1 साल के अंदर ही पे करनी होती है। और यहाँ पर डी ऑप्शन की उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, एंड ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो जाहिर सी बात है कि तीनों ही ऑप्शंस ये चालू दायित्व का पार्ट है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर है, वकील है आदि के लाभ हानि का निर्धारण पर किया जाता है। प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स, लायर्स एक्सेट्रा असर्टेन देयर प्रॉफिट और लॉस अंडर। ऑप्शन देखिए, ए उपार्जन के आधार पर, एक्रूअल बेसिस, बी रोकड़ के आधार पे, कैश बेसिस, सी अनुमान के आधार पे, एस्टिमेटेड बेसिस, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव।
तो ज़रा ध्यान दीजिए कि जो भी पेशेवर व्यक्ति जैसे कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इन सब का जो रिकॉर्डिंग होती है ये लोग अपने एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये कैश बेसिस पर अपनी अकाउंटिंग को करते हैं। तो यहाँ पे कैश बेसिस के हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दैट इज रोकड़ के आधार पर कैश बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन प्रमाप उपयोगी हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर यूजफुल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन के लिए उपयोगी हैं? ऑप्शन देखिए, ए विनियोगताओं के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, बी बाह्य पक्षकारों के लिए, फॉर आउटसाइड पार्टीज, सी है अंकेक्षकों के लिए, फॉर ऑडिटर्स, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सबके लिए उपयोगी है, जैसे कि आप देखिए इन्वेस्टर्स के लिए भी उपयोगी हैं, और बाह्य पक्षकार फॉर आउटसाइड पार्टीज के लिए, और अंकेक्षकों के लिए, इन सभी के लिए उपयोगी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन के मूल प्रलेख है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग आर। ऑप्शन देखिए, कैश मेमो है, तो कैश मेमो जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए, जो परचेज हुआ, सेल्स हुआ, तो उसके पीछे जो रिसिप्ट वगैरह मिलती है या उससे जिससे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जा सकता है, एज एन एविडेंस का काम करता है ना, प्रूफ का काम करता है, उनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कैश मेमो है, दूसरा है बीजक और बिल, इनवॉइस एंड बिल्स, सी है चेक, और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें कैश मेमो, बीजक और बिल ये दोनों ही किसका काम करते हैं, ये मूल प्रलेख है, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूजेज कार्ड, जो भी स्वामी द्वारा माल निकाला गया है अपने स्वयं के पर्पज के लिए, तो वो क्या होता है? ड्राइंग होता है निजी प्रयोग के लिए। इसी तरह से इनकम टैक्स भी ड्राइंग ही माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए पूंजी, दैट इज कैपिटल, बी आहरण ड्राइंग है, सी संपत्ति असेट है, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बी, मतलब कि आहरण ड्राइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20% व्यापारिक छूट तथा 2% नगद छूट पर 1,00,000 रुपए का माल नगद खरीदा तो प्रविष्टि होगी। कह रहे हैं कि बॉट गुड्स फॉर कैश फॉर 1,00,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, जनरल एंट्री क्या होगी? बिल्कुल सिंपल, ट्रेड डिस्काउंट की कोई तरह की जनरल एंट्री नहीं होती है, सिर्फ कैश डिस्काउंट को लिखा जाता है। अब देखिए जब 1,00,000 का गुड्स है तो 1,00,000 में से जब 20% माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 80,000 का, है ना। 1,00,000 में से अगर आप माइनस कर देंगे 20% तो वो हो जाएगा 20,000 और ये 80,000 हो गया, और 80,000 का 2% कितना हो जाएगा? तो ये 1,600 हो जाएगा, है ना। अब देखिए जो सामान आपने खरीदा है, परचेज किया, वो कितने पे परचेज किया? 80,000 पे। 1,00,000 का था तो 20% तो आपका डिस्काउंट ही निकल गया, वो भी ट्रेड डिस्काउंट निकला है, तो कितना हो गया? 80,000 हो गया, और 80,000 का 2% ये 1,600 हो गया। तो 1,600 का आप जनरल एंट्री में इसको रिकॉर्ड करेंगे। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, और 80,000 से लिखेंगे, और कैश में हमने कितना पे किया? 2 कैश। ये जो 1,600 ये कैश डिस्काउंट है, तो 78,400 हम पे करेंगे, और 2 डिस्काउंट अकाउंट, जो कि 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट होगा, वो क्रेडिट किया जाएगा 1,600 से। तो जरा देखिएगा जनरल एंट्री में कि डेबिट परचेजेज बाई 78,400। तो देखिए परचेज डेबिट 78,400 तो बिल्कुल नहीं होना, कितने से होना? 80,000। तो जरा चेक करिए किस ऑप्शन में है। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में देखिए नजर आ रहा है कि डेबिट परचेजेस बाई 80,000, और क्रेडिट कैश से करेंगे 78,400, डिस्काउंट 1,600। तो राइट आंसर हमारा सी है, जो कि मिल चुका है। और जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 80,000, टू कैश अकाउंट 78,400, टू डिस्काउंट अकाउंट 1,600। अगर नरेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे कि बीइंग गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹80,000 एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता प्रतिबिंबित होती है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड।
ऑप्शन देखिए, ए बोधगम्यता मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी, बी है तुलनीयता कंपरेबिलिटी, सी विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव। ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पर जब भी लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो ये तीनों ही गुण मौजूद होते हैं, जिससे कि आप देखिए अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बढ़ती है अकाउंट्स के प्रति और कंपरेबिलिटी है दो। तो तीनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होती है। कंपरेबिलिटी कैसे कि आप एक साल का दूसरे साल से एक ही फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरा रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता तो बनेगी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही ऑप्शन मौजूद हैं और तीनों ही ऑप्शन जो है ये कहीं ना कहीं इसका पार्ट बनते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वदत्त किराया खाता, प्रीपेड रेंट अकाउंट इज ए। ऑप्शन देखिए, नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, बी वास्तविक खाता रियल अकाउंट, सी व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो पूर्वदत्त किराया है प्रीपेड रेंट अकाउंट, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट ये कौन सा होता है, ये पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट के अंदर भी कौन सा पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए जब कभी नॉमिनल अकाउंट के साथ किसी तरह का प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड हो जाता है, उपसर्ग या विसर्ग अगर कोई ऐड हो जाता है इसके साथ में, तो ये क्या बन जाता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है नॉमिनल अकाउंट से पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्यम का आर्थिक जीवन आवधिक अंतराल में किस अवधारणा के अनुसार विभाजित किया जाता है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन इंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल एज पर। तो देखिए ऑप्शन ए आवधिक अवधारणा, बी मिलान की अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, सी निरंतरता की अवधारणा मोर देन गोइंग कंसर्न है, और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ई है नन ऑफ द एबव। तो एक बार फिर से जरा चेक कर लीजिए कि आवधिक अवधारणा का मतलब पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पर है, बी है मिलान की अवधारणा मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट है, सी निरंतरता की अवधारणा जो कि गोइंग कंसर्न है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पर किसी उद्यम का आर्थिक जीवन किस पर आधारित होता है, पीरियोडिसिटी, कितने समय तक चलता है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। तो राइट आंसर क्या, आवधिक अवधारणा पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाभ की आशा ना करें, लाभ की आशा ना करें एवं सभी संभाव्य हानियों के लिए प्रावधान करें, इस नीति का कारण। द पॉलिसी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज अराइजेज ड्यू टू। और इस नीति का कारण क्या है, ऑप्शन देखिए, ए समानता की परंपरा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, बी रूढ़वादिता की परंपरा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी प्रकटीकरण की परंपरा कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि लाभ की आशा ना करें, है ना, लाभ की आशा ना करें। और ये पहले से जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वहाँ पर आप देखेंगे तो प्रूडेंस कहा गया। प्रूडेंस के मतलब ये हो गया कि आप जब भी कभी आपको लग रहा कि इनकम कहीं से हो सकती है लेकिन हुई नहीं, तो उसको आप काउंट मत करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉसेज हो सकते हैं, एक्सपेंसेज हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर लिए, प्रोविजन आप उसके लिए बनाइए, है ना। तो ये एक रूढ़िवादिता की परंपरा है जो कि चली आ रही है। ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपूर्तिकर्ता से प्राप्त अग्रिम आय या विक्रय नहीं माना जाता, ये उक्त आधारित है। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर इज नॉट टेकन एज इनकम और सेल्स, दिस कमेंट इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन देखिए, वसूलीकरण की अवधारणा पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, बी द्विपक्षीय अवधारणा पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, सी मिलान की अवधारणा पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर देखिए कि जो द्विपक्षीय आपूर्तिकर्ता से प्राप्त अग्रिम मतलब कि जो एडवांस मिल गया है, और ये आय या विक्रय नहीं माना जाता है, क्योंकि देखिए एडवांस मिल गया है तो ना तो उसको इनकम मान सकते हैं और ना ही उसको हम सेल्स ही मान सकते हैं। ये किसकी अवधारणा पर
आधारित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, वसूलीकरण की अवधारणा मतलब रिलाइजेबल कॉन्सेप्ट पर ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या मौजूद हैं यहाँ पे। ए, यदि पुस्तकें इकहरा लेखा पद्धति के अनुसार रखी जाती हैं तो वास्तविक एवं नाम मात्र खाते रखे जाते हैं। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, बुक्स आर केप्ट अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम। तो देखिए कहते हैं रियल और नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन, बुक्स आर केप्ट अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम। दूसरा है लेखा वर्ष में प्रारंभिक पूंजी का निर्धारण रोकड़ खाता तैयार करके किया जाता है। तो कहते हैं कि कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज एसरटेन्ड बाय प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तीसरा है सी, इकहरा लेखा पद्धति में निवल मूल्य विधि के अनुसार शुद्ध लाभ का निर्धारण लाभ हानि खाता बनाकर किया जाता है, मतलब फॉर एसरटेनिंग द नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू नेट वर्थ मेथड ऑफ सिंगल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। यहाँ पर डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो भी बातें लिखी इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। ना तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैश बेसिस पे किया जाता है कि कैश अकाउंट का बना करके किया जाता है, या फिर जैसा कि इन्होंने कहा कि नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट बनाया जाता है, ये भी सही नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ई कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट को तैयार किया जाता है, द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज। तो तलपट में जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है वो चाहे आप देखिए टोटल मेथड से बनाया जाता हो चाहे बैलेंस मेथड से बनाया जाता हो, इनका सबका उद्देश्य ये होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कहते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना ना, अंक गणितीय संबंधी शुद्धता को जांचने के लिए ही तलपट को बनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, हिसाब लेखिक अशुद्धियों का पता लगाने के लिए लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन, और सैद्धांतिक अशुद्धियों का पता लगाने के लिए लोकेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, लिपिकीय अशुद्धियों का पता लगाने के लिए लोकेटिंग क्लैरिकल एरर्स, उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, और ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो मेन पर्पज है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि अंक गणितीय संबंधी यानी कि लिपिकीय संबंधी अशुद्धियों का पता लगाने के लिए, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दैट इज लोकेटिंग क्लैरिकल एरर्स इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का आशय, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स। देखिए कैश बुक क्या है, कैश असेट है और असेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस ही होता है। ऑप्शन देखिए, रोकड़ बही के अनुसार नाम शेष डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बी पासबुक का नाम शेष डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, सी रोकड़ बही के अनुसार जमा शेष क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए कैश बुक का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, वही फेवरेबल बैलेंस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज रोकड़ बही का नाम शेष मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संपत्ति पर मूल्य ह्रास लगाने के लिए रिक्तीकरण विधि डिप्लीशन मेथड अपनाई जाती है। देखिए डिप्लीशन मेथड जिसको रिक्तीकरण मेथड बोला जाता है, रिक्तीकरण विधि, इसका मतलब हो गया देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमेशा टेंजिबल असेट पे, फिक्स्ड असेट पे लगाई जाती है। इसके बाद दूसरा हो जाता है ऑब्सोलिसेंस। तो ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है कोई भी असेट है जो कि ऑब्सोलीट हो जाती है, अप्रचलित हो जाती है। दूसरा हो गया एमोर्टाइजेशन, किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे गुडविल है उनको राइट ऑफ करना, मतलब इंटेंजिबल असेट के लिए, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, इन सब के लिए। डिप्लीशन किसके लिए वर्ड यूज होता है, ये वेस्टिंग असेट के लिए, जैसे कि कोल माइंस हैं, ऑयल वेल्स हैं, इनका एक बार निष्कर्षण हो गया, धातु निष्कर्षण हो गया तो हमेशा के लिए उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, जिनका नॉन रिन्यूएबल टाइप के होते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि डिप्लीशन मेथड किसके लिए अपनाया जाता है, तो ऑप्शन देखिए, ए संयंत्र एवं मशीनरी के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, भवन एवं फर्नीचर के लिए, बिल्डिंग एंड फर्नीचर के लिए, सी सॉफ्टवेयर के लिए, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक है, मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ई, क्योंकि यहाँ पर डिप्लीशन इन सब पे, देखिए संयंत्र एवं मशीनरी पर क्या होगा, संयंत्र एवं मशीनरी पर आपका देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा, भवन एवं फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन, और सॉफ्टवेयर पर एमोर्टाइजेशन होगा। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, ई विल बी द राइट आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो ऑप्शन देखिए, पढ़ लेते हैं इसको। पूंजीगत संचय का निर्माण सामान्यतः स्वतंत्र या वितरण योग्य लाभों में से किया था। कैपिटल रिजर्व इज नॉर्मली क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कैपिटल रिजर्व का निर्माण कैपिटल प्रॉफिट से ही किया जाता है। ऑप्शन बी देखिए, लाभांश समानीकरण संचय साधारण संचय का उदाहरण है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल रिजर्व? तो जनरल रिजर्व का एग्जाम्पल तो नहीं है, क्योंकि ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है कि डिविडेंड को एक इक्वल, जितना डिविडेंड साल दर साल एक जैसा रहे, उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, इसलिए इसको बनाया जाता है। सी है, सामान्य संचय का उपयोग केवल निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है कि जनरल रिजर्व कैन बी यूज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज? तो बिल्कुल नहीं, जनरल रिजर्व का यूज जो है स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं किया जाता है। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। और ई ऑप्शन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आंसर इसमें से करेक्ट नहीं है। नन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश है तो बिल की देय तिथि क्या होगी? इफ द ड्यू डेट इज ए पब्लिक हॉलीडे, व्हाट विल बी द डेट ऑफ द बिल? ऑप्शन देखिए, ए अगले दिन यानी कि फॉलोइंग डे, बी है एक दिन पहले प्रीसीडिंग डे, सी है केवल उसी दिन द सेम डे, और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जब भी कभी सार्वजनिक अवकाश होती, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज से ये क्वेश्चन लिया गया है कि अगर सार्वजनिक अवकाश है तो फिर देय तिथि क्या होगी? तो देय तिथि याद रखिए हमेशा कि अगर जिस दिन वाकई मतलब कि ड्यू डेट पड़ती है लेकिन उस दिन कोई तरह के सार्वजनिक अवकाश, तो एक दिन पहले ही ड्यू डेट हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज एक दिन पहले, प्रीसीडिंग डे विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुनाए गए बिल के अनादरण पर लेखक द्वारा कौन सा खाता जमा किया जाता? ऑन डिसऑनर ऑफ ए डिस्काउंटेड बिल विच अकाउंट इज क्रेडिटेड बाई ड्रॉर? तो ऑप्शन देखिए क्या है, स्वीकारकर्ता का खाता ड्रॉइज अकाउंट, और बी है बैंक खाता बैंक अकाउंट, सी प्राप्तकर्ता खाता पेज अकाउंट, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर भुनाए गए बिल के अनादरण पर लेखक द्वारा कौन सा खाता जमा यानी क्रेडिट किया था? ऑन डिसऑनर ऑफ ए डिस्काउंटेड बिल। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे ड्रॉअर की यहाँ जनरल एंट्री क्या होगी ये पूछ रहा है। अब ड्रॉअर अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा? देखिए कि जब बिल जिसको दिया गया था आपने बैंक को दे दिया था, अब बैंक जो है मैच्योरिटी के डेट पर, क्योंकि ड्रॉअर ने बिल किससे भुना लिया? बैंक से भुना लिया। अब बिल किसके पास है? बैंक जाएगी मैच्योरिटी डेट पे किसके पास में? ड्रॉई के पास में। ड्रॉई अगर इनकार कर देता है और फिर बैंक ड्रॉअर को इस बात का इंफॉर्मेशन देती कि जो बिल आपने दिया था वो तो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, उसका अनादरण हो गया। तो ड्रॉअर क्या कहेगा? अच्छा ऐसी बात है, तो कहेगा देखो भाई, ड्रॉई को कहेगा कि यानी ड्रॉई मतलब कि डेटर, तो ड्रॉई से कहेगा कि आप मेरे डेटर फिर से बन गए, मतलब कि एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट, और बैंक को चूंकि इनको पे करना पड़ेगा तो टू बैंक होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है कि क्रेडिट किसको किया जाएगा? देखिए क्रेडिट किसको किया जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाती है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिट यहाँ पे बैंक अकाउंट कर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस परिस्थिति में विनिमय विपत्र का लेखक एवं प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति हो सकता है? अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस ड्रॉअर एंड पेई ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज द सेम पर्सन? अब देखिए कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया कि विनिमय का लेखक एवं प्राप्तकर्ता एक ही। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए, जब भी आप पढ़िए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करिए। अकाउंटेंसी में अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है टॉपिक के प्रति या आप कहिए चैप्टर के प्रति, तो आपका सिलेक्शन 101% पक्का है। अब बिल को लिखने वाला कौन होता है? याद रखिए बिल को लिखने वाला होता है ड्रॉअर, है ना, जो कि आहर्ता बोलते हैं, ड्रॉअर ही बिल को लिखने वाला होता है। अब कंडीशन यहाँ पे 3 हो जाती है, आप तुरंत के तुरंत समझिए। पहला वो कि बिल के अप टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी ड्रॉअर अपने पास ही बिल को रखे। दूसरी कंडीशन है कि वो जाकर के बैंक से भुना ले, और तीसरी कंडीशन है कि किसी और को बेचान कर दे, मतलब इंडोर्समेंट कर दे। अब देखिए अगर बिल को मैच्योरिटी डेट के तक ड्रॉअर ने अपने पास रखा है, ऐसी कंडीशन में ड्रॉअर
और पेई एक ही हो जाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया कि किस परिस्थिति में विनिमय विपत्र का लेखक एवं प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति हो सकता है। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं। अब ऑप्शन पढ़ लीजिए। जब लेखक विनिमय विपत्र को परिपक्वता तिथि तक अपने पास रखता हो तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब बिल को भुनाया जाता हो तो बैंक के पास होगा। और सी है जब बिल का बेचान कर दिया था। तो तीनों कंडीशन हमने बताया कि तीनों में कैसे कैसे क्या है ना। तो जब बिल को ड्रॉर यानी कि आहर्ता अपने पास ही रखेगा तो फिर वही पर्सन बिल को लिखने वाला भी हो जाता है और मैच्योरिटी के डेट पर वही पेई भी बन जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए होगा कि जब लेखक विनिमय विपत्र को परिपक्वता तिथि तक अपने पास में रखता है, ड्रॉर रिटेन्स द बिल टिल मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेषित माल के स्कंद को प्रेषक के चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दर्ज किया जाएगा। कंसाइनमेंट स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ कंसाइनर ऑन असेट साइड। अब देखिए क्या लिखा है कि बैलेंस शीट में असेट साइड में कंसाइनी के जो प्रेषित माल के स्कंद को, मतलब कि कंसाइनर द्वारा जो गुड्स किसके पास भेजा गया, कंसाइनी के पास में, तो बैलेंस शीट में उसको कहाँ दिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे। ऑप्शन देखिए, बीजक मूल्य पर दिखाएंगे, इनवाइस प्राइस पर, और देखिए बी है बीजक मूल्य में से स्कंद संचय घटाकर इनवाइस प्राइस लेस स्टॉक रिजर्व, और सी ये लागत मूल्य से कम पर लोअर देन कॉस्ट प्राइस, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। जा रहा है यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा कि बैलेंस शीट ऑफ कंसाइनर ऑन असेट। देखिए कंसाइनर ने जो गुड्स को भेजा है, भले ही उसको एट कॉस्ट भेजाओ या फिर इनवाइस प्राइस पे भेजाओ। इनवाइस प्राइस का मतलब होता है कि जो भी उसका कॉस्ट है उसमें लोडिंग का यानी कि प्रॉफिट का अमाउंट ऐड करके, और वो कंसाइनी के पास। अब बताइए, कंसाइनी के पास जो गुड्स पड़ा हुआ है अभी कंसाइनी ने बेचा नहीं है, और जब वो गुड्स कंसाइनर के द्वारा सिर्फ भेजा गया और उसने बेचा नहीं है तो क्या वो सेल्स हुई? नहीं हुई। इसका मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ। अब ये बात कंसाइनर को अच्छी तरह से पता है कि जो माल हमने भेजा है उसको वो बीजक मूल्य पर है, उसमें हमने कॉस्ट में प्रॉफिट लगा के भेजा हुआ है। अब जब उसको कंसाइनी ने बेचा नहीं तो उस पर प्रॉफिट हमने कमाया नहीं। अगर हम उसको इनवाइस प्राइस पर लिख देते हैं तो ये कल को अगर नहीं बिका तो गलत हो जाएगा, जो कि हमारा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी इनवाइस प्राइस उसमें से रिजर्व को माइनस करके उसको कॉस्ट बना लेंगे, उसको बैलेंस शीट पर लिखेंगे। तो जरा ऑप्शन देखिए क्या लिखा कि बीजक मूल्य पर, या बीजक मूल्य में से स्कंद संचय घटाकर, या लागत मूल्य से कम पर। इनवाइस प्राइस या इनवाइस प्राइस लेस स्टॉक रिजर्व, या लोअर देन द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो भी इनवाइस प्राइस में प्रॉफिट ऐड किया जाता है उसको एलिमिनेट करता है कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो इसी को ही माइनस करना पड़ता है। तो राइट आंसर बी होगा, इनवाइस प्राइस लेस स्टॉक रिजर्व, बीजक मूल्य में से स्कंद संचय घटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार ने अनुज को 80,000 रुपए का चेक वेतन के रूप में 25 जून 2023 को दिया। अब देखिए कब दिया है, 25 जून 2023 को दिया। अनुज बैंक गया तथा चेक को 3 जुलाई 2023 को अपने खाते में जमा कर दिया। अंतिम खातों की तिथि पर चिट्ठे में क्या प्रविष्टि की जाएगी? बिजनेस पेड टू मिस्टर अनुज a check of 80,000 as salary on 25th June 2023. मिस्टर अनुज वेंट टू बैंक टू डिपॉजिट चेक हिज अकाउंट ऑन 3rd जुलाई। अब देखिए भले ही उसको चेक दिया गया था 25 जून को, लेकिन मिस्टर अनुज ने कब उसको अपने खाते में लगाया बैंक अकाउंट में? 3 जुलाई को लगाया। कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेते हैं। अंतिम खातों की तिथि पर चिट्ठे में क्या प्रविष्टि पास की जाएगी? व्हाट इज द एंट्री टू बी पास्ड इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट? तो कहते हैं फाइनल अकाउंट पर बिजनेस के द्वारा क्या एंट्री पास करिएगा। ऑप्शन देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, बी है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सी सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनुज अकाउंट, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए जब जिसको दिया गया है जैसे कि सैलरी के हिसाब से दिया गया तो सैलरी अकाउंट डेबिट, अब चेक दे दिया तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा बिजनेस के हिसाब से। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी एंट्री नज़र नहीं आती है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ई, दैट इज उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म द्वारा 1 दिसंबर 2021 को
30 नवंबर 2022 तक के लिए 18,000 रुपये का बीमा प्रीमियम चुकाया गया। क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फर्म ऑन 1 दिसंबर 2021 फॉर द ईयर अप टू 30th नवंबर 2022 वाज 18,000 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1 दिसंबर 2022 फॉर द ईयर अप टू 30th नवंबर 2023 was 30,000. What amount will be debit to profit and loss account for the year ended 31st March? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही अमाउंट ले जाया जाएगा जो कि उस साल के लिए अवेलेबल हो, और जो भी अमाउंट फ्यूचर के लिए है वो तो असेट हो जाएगा, तो वो बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं उसको एज ए प्रीपेड इंश्योरेंस की तरह से दिखाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो कब ख़त्म होता है, तो वो ख़त्म होता है, उसकी डेट है 31 मार्च 2023, और जो पहले से कराया गया वो कब है, 1 दिसंबर। अब याद रखिए 1 दिसंबर से कराया गया बीमा तो उसका 12 महीने का बीमा होता है, तो वो ख़त्म होगा अगले जा करके। 1 दिसंबर से कराया गया है तो ये 30 नवंबर को ही फिनिश होगा जा करके। अब जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड बनता है, यहाँ पर जो अमाउंट दिया गया वो जो भी बीमा देखिए कभी भी कराया जा सकता है, बीच में कभी भी आप कराते हैं, है ना। लेकिन हमें चलना है कैसे, हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट वो अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से चलते हैं, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का चलेगा। मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो चलेगा 1 अप्रैल 2022 से, है ना, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक। अब आपको ये देखना कि इस पीरियड में क्या क्या आ रहा है। अब बताइए, यहाँ पर 1 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ लेकिन 30 नवंबर तक का चला, है ना, ये जो 18,000। तो देखिए हमारा जो 30 नवंबर तक का जो पीरियड कवर होता है वो कितने मंथ का कवर होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 30 नवंबर 2022 तक की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए नवंबर छूट जाएगा, 30 नवंबर तक का ले लेंगे ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 महीने इधर कवर हो गया। तो 8 महीने जो कवर हुआ ये 18,000, यानी कि 18,000 डिवाइडेड बाई 12 और इंटू 8 मंथ हो गया, ठीक है, इतना तो 8 महीने। अब 4 महीने में और कवर करने, तो 4 महीने कहाँ पर आएगा, देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरा जो पे करा गया है वो है कि 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ 30 नवंबर 2023 तक का, वो 30,000। तो चलिए भाई 30,000 वाले में भी कवर कर लेते हैं। 12 महीने के लिए हमें तो 4 महीने, क्योंकि हमें 12 महीने का अमाउंट पूरा करना, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये कितना हो जाएगा, ये 1.5 हो गया, है ना, 1.5 ये 8, है ना, कितना हो जाएगा, 1,500 हो जाएगा, 1,500 और 15 120 का मतलब हो गया ये 12,000। तो ये हो गया इधर का ना। अब इसका कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा लगभग जो है 25 12 दूना 24 हो गया 24, और ये हो गया 25 चौको, ये हो जाएगा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि किस तरह ये 22,000 हो। तो 22,000 का ये ऐसा अमाउंट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। और राइट ऑप्शन देखिए इसमें ए 18,000, बी 20,000, सी 22,000, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज 22,000। होपिंग दैट कि ये आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अंश जब्त कर लिए जाते हैं तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल इज डेबिटेड बाई। ऑप्शन देखिए, अंशों के अंकित मूल्य से नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, बी है मांगी गई राशि से कॉल्ड अप अमाउंट से, सी है चुकाई गई राशि से पेड अप अमाउंट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द अबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो जब भी जब्त किए जाते हैं अंश तो पूंजी खाता नाम के तहत तो जनरल एंट्री क्या बनाई जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और जो भी कॉल सिनेरियर होता है और टू शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। याद रखिए कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए अंशों के अंकित मूल्य से, मांगी गई राशि से और चुकाई गई राशि से। यहाँ पर हमेशा ही जो मांगी गई कॉल्ड अप वैल्यू होती है उसी से ही डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांगी गई राशि, बी विल बी द राइट आंसर। हमारे इस सेशन से आपको लगता है कि आपको हमारी बातें या ये सेशन या क्वेश्चन जो भी आपको हैं ये चीज़ें समझ में आई है और आपके सिलेक्शन में हम आपके मददगार हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी देर न करिए। ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में आप समझिए आगे। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द कोर्स। तो हमारे 3 कोर्सेज हैं जैसा कि आपको जो रिक्वायर्ड है कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए। तो पहला कोर्स है हमारा अकाउंटेंसी का। तो इस कोर्स में आप देख सकते
हैं कि सारा कुछ, जैसा कि जो भी ऑनलाइन क्लासेज होंगी, लाइव क्लासेज प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज प्लस इसमें जो PDF हैं सारी इन्वॉल्व कर जाएंगे स्टडी मटेरियल का। इसके साथ ही MCQs का टेस्ट कराया जाएगा और इसके साथ ही जो सबसे वंडरफुल चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज इस कोर्स में ही इंक्लूड होगा। जो लोग सिर्फ कोर्स नहीं परचेज करना चाहते हैं, उनकी तैयारी, उनको लगता है कि उनकी तैयारी हो चुकी, तो उनके लिए हमारा दूसरा ऑफर है जो कि टेस्ट सीरीज का है। तो ये अकाउंटेंसी का टेस्ट सीरीज, तो ये दोनों कोर्सेज, पहला है कि अकाउंटेंसी का फुल कोर्स है और दूसरा है कि अकाउंटेंसी का टेस्ट सीरीज है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे कोर्स के बारे में। सेकेंड कोर्स है हमारा जो कि बिजनेस स्टडीज़ का है। इन द सेम वे कि सारा कुछ इंक्लूड किया जाएगा, जैसा कि आपसे हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें आपका जो भी लाइव क्लासेज है, रिकॉर्डेड क्लासेज हैं और इसके साथ ही जो भी स्टडी मटेरियल क्लास में पढ़ाया जाता है उसका स्टडी मटेरियल इंक्लूड किया जाएगा। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन MCQs भी इंक्लूड किए जाएंगे, उसके PDFs होंगे। और इसी के साथ ही आप बिजनेस स्टडीज़ का टेस्ट सीरीज भी आप कर सकते हैं। जो लोग फुल कोर्स ले रहे हैं उसमें टेस्ट सीरीज ऑलरेडी होगी। अगर आप खाली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो खाली टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा तीसरा कोर्स है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का है। तो सेम हेयर एंटरप्रेन्योरशिप के साथ भी है कि आप इसका कोर्स परचेज कर सकते हैं और अगर कोर्स पे नहीं जाना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है इसके साथ में टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। तो ये था हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग। ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो ऐप के लिए बात करेंगे आगे। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस और इस पर जाने के बाद में इसे आप इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा है, तो हम इसे ओपन कर लेंगे और फिर आपको नज़र आएगा होम टैब। होम टैब के पास में ही बैचेज का ऑप्शन और इसके बाद स्टोर का ऑप्शन। स्टोर पर आप स्क्रॉल करेंगे और आप देख पाएंगे सारे कोर्सेज जो कि BPSC के लिए हैं और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टडीज़ के लिए टेस्ट सीरीज और इसके साथ ही अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी का टेस्ट सीरीज है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आप इसे बाई कर सकते हैं। तो ये था हमारे कोर्स के रिगार्डिंग कि कोर्स कैसे परचेज करेंगे और ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।